राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होने में कौन कौन से महत्वपूर्ण सहभागी थे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला 1851 से लेकर 1852 के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई, तो बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1851-52 में की गई। मद्रास में नेटिव एसोसिएशन स्थापना की गई थी। बम्बई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। किसने की थी, महादेव गोविंद रानडे में। पूना सार्वजनिक सभा में किस वर्ग के लोग थे, तो मध्यम वर्गीय के सामान्य लोग थे इसमें। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब, 1876 में। कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। इसके सदस्य कैसे थे, इसके सदस्य पढ़े लिखे आम लोग थे। कहाँ पे, इंडियन एसोसिएशन कब, 1876 में। नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में किया गया था। नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कब, 1878 में। अखिल भारतीय सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय सम्मेलन कब किया गया था, 1813 में। इसमें कुछ लोग पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें भारतीय लोगों को बुलाया गया था इसमें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। इसमें अधिकांश सदस्य जो थे वो मध्यम वर्ग के लोग थे। मद्रास महाजन सभा। इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन 1885 में, और बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी। विलियम जोन्स और मैक्स म्यूलर ने भारत में क्या योगदान दे रहे थे, तो विलियम जोन्स जो थे और मैक्स म्यूलर जो थे वो भारत में योगदान दे रहे थे कि भारतीय धरोहर और संस्कृति के उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। कौन से ब्रिटिश जो थे वो भारत की धरोहर और संस्कृति को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनमें थे विलियम जोन्स और मैक्स म्यूलर। राष्ट्रवाद की भावना के समय आईसीएस की परीक्षा के लिए उम्र कितनी की गई थी, तो राष्ट्रवाद की भावना के समय आईसीएस की परीक्षा के लिए जो उम्र थी वो 21 वर्ष से लेके 19 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि 21 वर्ष से कब कर दी गई थी, 19 वर्ष कर दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय युवा परीक्षा में शामिल हो ना सके। ठीक है, यानी आईसीएस की उम्र कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। कब की गई थी, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय की गई थी। लॉर्ड रिपन ने क्या कर रहा था, तो लॉर्ड रिपन जो कर रहा था जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया था। किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, जाति भेदभाव पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया है। यानी कि जाति भेदभाव पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। रीपर ने एल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए गए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले थे। किस माध्यम से, एल्बर्ट के माध्यम से। एल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया था, तो यूरोपियों ने किया था। लेकिन यूरोपियों को यह पसंद नहीं आया, इसलिए यह बिल क्या गया था, वापस कर दिया गया था। कांग्रेस में शुरुआती दिनों के बिहार के प्रतिनिधि कौन से थे, कांग्रेस में जो शुरुआती दिनों में आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें बिहार के प्रतिनिधि कौन से थे, तो कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 उस समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में, यानी कलकत्ता का दूसरा अधिवेशन जब हुआ था 1886 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। कितने खर्च हुए थे इस पे, तो इस पे 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें 2500 रुपया किसने दिया था, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा दिया गया था अकेले। यानी दूसरे अधिवेशन की कितनी खर्ची आई थी, 16,000, जिसमें अकेले 2500 रुपया किसने दिया था, तो दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने दिया था। हथुआ एवं टिमराव के महाराजा ने भी इसमें योगदान दिया था। ठीक है, कहाँ के राजा, हथुआ एवं टिमराव के राजा भी इसमें योगदान दिया था। द्वितीय अधिवेशन में डेलीमेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विशेश्वर सिंह आए थे। किसमें, डेलीगेट के रूप में। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से कौन लोग आए थे, तो शालिग्राम सिंह आए थे और विशेश्वर सिंह आए थे। कुल्हाड़िया स्टेट की मांग की थी, क्या कहती, कुल्हाड़िया स्टेट कहा जाता है। विश्वेश्वर सिंह किसे आए थे, कुल्हाड़िया स्टेट से। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रकाश जो पेशे से वकील थे, कौन थे, जो ऐसे कौन से व्यक्ति शामिल थे जो वकील थे बिहार से, तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जो थे और गजाधर प्रसाद, ये सब वकील थे उस समय। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए। बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं के परे रखकर वे एकजुट हो सके। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, दादा भाई नौरोजी ने इसमें कहा था कि हम यहाँ राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठा हुए हैं। किसने कहा था कि हम यहाँ राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठा हुए हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हम यहाँ संगठन के रूप में इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, कांग्रेस का उद्देश्य है भाईचारा और दोस्ती को मजबूत करना। किसने कहा था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा था। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को क्या समझाया था, कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन है।
दूसरा, कांग्रेस के नेताओं ने शुरू में कोई आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की थी। चौथा, कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। यानी कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या कहा था, तो किया था लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप में शिक्षित किया गया। बंग स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन को कम करने के लिए इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करने का आदेश निकाला। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आते थे, तो झारखंड आता था, पश्चिम बंगाल आता था, उड़ीसा और बिहार, ये 4 राज्य जो थे मिलकर बंगाल का निर्माण करते थे। ठीक है, जब अलग किया गया तो इस समय कौन थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। राष्ट्रवादी एवं भारतीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध किया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस का मनाया गया था। शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। शोक दिवस किस लिए मनाया गया था, बंगाल विभाजन के कारण। इस दिन लोगों ने क्या किया, इस दिन लोगों ने उपवास रखे। बंगाल में गोलियों की गूंज में वंदे मातरम के गीत गाए गए थे, नारे गाए गए थे, वंदे मातरम। कलकत्ता के टाउन हॉल में सभी लोग उपस्थित थे, वहाँ तिलक भी मौजूद थे। तिलक कहाँ पे मौजूद थे, तो तिलक टाउन हॉल में मौजूद थे कलकत्ता के। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन को किसने प्रसार किया, तो बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का प्रसार करने में, नेतृत्व करने में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का नाम महत्वपूर्ण आता है। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर करने का किसका नाम आता है, तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को। तिलक को राजद्रोह के परिप्रेक्ष्य में कितने साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो तिलक को राजद्रोह के कारण 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। सांप्रदायिकता का बीजरोपण कब देखने को मिलता है, भारत में सांप्रदायिकता का बीजरोपण कब देखने को मिलता है, तो अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग के गठन में मदद की। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। किसने किया था, मुसलमान जमींदारों और नवाबों द्वारा किया गया था। लीग ने बंगाल विभाजन को सही बताया था, यानी बंगाल विभाजन को सही किसने बताया था, तो लीग ने बताया था। कौन लीग ने, मुस्लिम लीग ने। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को कब स्वीकार कर लिया, तो लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग कब की थी। मांग तो उन्होंने की थी, लेकिन उसको स्वीकार कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो 1909 में स्वीकार कर गया था, जब पार्लियामेंटो सुधार आया था उस समय 1909 में इनके मांग को स्वीकार कर लिया गया था अलग निर्वाचन सभा की। इसी समय पंजाब में किसकी स्थापना का राज हो रहा था, तो हिंदू सभा की राजनीतिक दल का गठन किया गया था। यही हिंदू सभा जो थी आगे चलकर क्या हुई, हिंदू महासभा के रूप में विकसित हुई। कब, 1915 ईस्वी में यही हिंदू सभा जो थी आगे चलकर हिंदू महासभा के रूप में विकसित हुई। कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना, तो पंजाब में की गई थी। कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, इधर अभी यूपी में जो चलता है हिंदू महासभा को लेकर संगठन, ये सब चीज़ें, लेकिन उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, पंजाब में हुई थी। अतिवादी क्रांतिकारियाँ भी देखने को मिलती है, यानी कि अतिवादी क्रांतिकारी भी देखने को मिलती है राष्ट्रीय आंदोलन के समय में। इसमें किसका नाम आता है, खुदीराम बोस का नाम आता है। खुदीराम बोस का नाम किसके परिप्रेक्ष्य में आता है, तो बम की राजनीति करने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे, बम की राजनीति करने वाले पहले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। कौन थे, खुदीराम बोस। बम की राजनीति करने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इनसे पहले अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता था, तो पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि बम से पहले किसका प्रयोग किया जाता था, पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता था। और पिस्तौल के इस्तेमाल की जगह बम की राजनीति किसने शुरू की थी, तो बम की राजनीति शुरू की थी खुदीराम बोस ने। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाने का मकसद किसने कहा था, खुदीराम बोस ने कहा था। इसीलिए उन्होंने बम की राजनीति शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाने का मकसद खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश टी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, मुजफ्फरपुर का जिला न्यायाधीश कौन था, डी.एच. किंग्सफोर्ड था। कौन था, डी.एच. किंग्सफोर्ड था। इसकी हत्या की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो खुदीराम बोस को दी गई थी। इन्होंने किंग्सफोर्ड की जगह किसकी बग्घी पर हमला कर दिया, तो इन्होंने किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कनेडी की बग्घी पर हमला कर दिया था। किस पे, प्रिंगले कनेडी की बग्घी पर कब बम फेंक दिया था, 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दी थी। इसमें कनेडी की बेटी जो थी वो तुरंत मर गई, पत्नी अस्पताल में मर गई। ठीक है, खुदीराम बोस को रातों रात मीलों पैदल चलकर बेनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, यानी कि वहाँ से भाग जाता है। कहाँ भागता है, बेनी रेलवे स्टेशन पे खुदीराम भाग जाता है। खुदीराम कहाँ पे भाग जाता है, तो रातों रात पैदल चलते वो भाग जाता है बेनी रेलवे स्टेशन पे, और यहीं पर वो पकड़ा गया। यानी खुदीराम बोस कहाँ पे पकड़ा जाता है, तो खुदीराम बोस बेनी रेलवे स्टेशन पे पकड़ा लिया जाता है। और इसको फांसी कब दी जाती है, तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। बम कब फेंकता है ये, 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक देता है, और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। मुजफ्फरपुर बम कांड से राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ, यानी कि राजनीतिक चेतना का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो राजनीतिक चेतना का प्रारंभ जो माना जाता है वो मुजफ्फरपुर बम कांड से माना जाता है। किससे माना जाता है, मुजफ्फरपुर बम कांड से माना जाता है। इस घटना को किसने प्रकाशित किया था, तो इस घटना को 22 जून 1908 में, इस घटना को 22 जून 1908 में केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था, तिलक ने लिखा था इस घटना को। ठीक है,
1897 में पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। यानी कि प्लेग कमिश्नर कौन थे? प्लेग कमिश्नर थे रैंड प्लेग कमिश्नर थे। कहाँ के? पूना के प्लेग कमिश्नर कौन थे? तो पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड थे। कौन थे? रैंड थे। उनकी हत्या कब की गई थी? 1897 में की गई। उनकी हत्या किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। रैंड की हत्या का कारण क्या था? रैंड की हत्या का कारण था कि पूना की अर्थव्यवस्था और अत्याचार था। यानी कि पूना में जो अव्यवस्था मौजूद थी, अव्यवहार था, अव्यवस्था मौजूद थी और जो अत्याचार किया गया था उससे परेशान होकर या क्रुद्ध होकर चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी। रैंड कौन था? प्लेग कमिश्नर था। कब हत्या की जाती है इसको? 1897। मुजफ्फरपुर की घटना का कारण क्या था? मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल विभाजन था। मुजफ्फरपुर की घटना का कारण क्या था? बंगाल का विभाजन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैंड की हत्या करने का कारण क्या है? यानी कि पूना की जो घटना हुई थी चापेकर बंधुओं द्वारा, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था। और मुजफ्फरपुर का जो बम कांड था खुदीराम बोस ने किया था, उसका क्या कारण था? तो बंगाल विभाजन था। पृथक निर्वाचक मंडल किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने ही जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना क्या कहलाता है? पृथक निर्वाचन मंडल कहा जाता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी भावना आ जाती है? गांधी जी का आ जाता है। तो 1915 में गांधी के आने के समय होम रूल लीग जो का था अपने चरम पे था। यानी कि गांधी जी इंडिया कब आते हैं? तो 1915 में आते हैं। जब ये 1915 में इंडिया आते हैं तो उस समय अपने चरम पे कौन था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो था वो अपने चरम पे था। गांधी इस लीग में कभी शामिल नहीं हुए थे। यानी कि होम रूल लीग में गांधी जी कभी शामिल नहीं हुए थे। गांधी जी होम रूल के विचार के विरोधी थे। यानी कि गांधी जी जो थे वह होम रूल के विचार के विरोधी थे। होम रूल का विचार या रणनीति क्या था? अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। यह किसकी रणनीति है? तो होम रूल की रणनीति है। इस रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। यानी कि किस रणनीति के तहत होम रूल लीग आंदोलन छोड़ा गया था? तो अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। गांधी जी नरमपंथी राजनीतिक में आस्था नहीं रखते थे। यानी कि गांधी जी जो थे वह नरमपंथी राजनीतिक में आस्था नहीं रखते थे। सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास करते थे। वह वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। यानी कि गांधी जी जो थे वह किसी के शर्तों पर नहीं, वो खुद के शर्तों पर किसी राजनीतिक में शामिल होना चाहते थे। सत्याग्रह का प्रथम सोपान कहाँ पे देखने को मिलता है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब गांधी जी आ गए थे तो यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने से पहले स्थानीय समस्याओं से जुड़े। गांधी जी जो क्या थे? राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने से पहले वो स्थानीय समस्याओं से जुड़े। जैसे पहली समस्या क्या थी? चंपारण की समस्या थी। किसकी समस्या थी? चंपारण की समस्या थी। कब प्रारंभ हुई थी? 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज लगान मालिकों ने समझौता किया था। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसकी? जर्मनी की रासायनिक रंगों, यानी जर्मनी में रासायनिक रंग आ चुके थे। इसने जो भारत में नील का उत्पादन हो रहा था तो उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बाहर कर दिया था। इसलिए यहाँ पे इनकी समस्या हो गई थी नील खेती करने वालों की। लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किसने किया था? तो गांधी जी के आने का राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। गांधी जी को गांव में जाने की छूट भारत सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन दिया था। किसने दिया था गांव में जाने की छूट? तो भारत सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने दिया था। गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से थे? तो चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के सहयोगी थे ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव और कौन थे? महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे एवं बिहार के स्थानीय नेता लोग इसमें शामिल थे। कौन कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी। सरकार ने इसमें एक कमेटी बनाई थी। किसमें? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में क्या थे? उस कमेटी के सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया था। बगान मालिक 50% रकम वापस करने पर सहमत हुए। यानी कितनी प्रतिशत रकम पर? 25% रकम वापस करने पर सहमत हुई। और बगान मालिक क्या गए? चंपारण छोड़कर चले गए। वो लोग चंपारण छोड़ के चले गए। मोतिहारी में कमिश्नर द्वारा प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर 6 अप्रैल 1917 को जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। यानी कि मोतिहारी में गांधी जी के प्रवेश पर रोक किसने लगाया था? तो कमिश्नर द्वारा रोक लगाया गया था। तो गांधी जी ने कब पत्र लिखा था? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1917 को चंपारण के जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। कब लिखा था? 6 अप्रैल 1917 को लिखा था। ठीक है, अब बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट जब आया था तो उसके विरोध जताया गया था। उसके विरोध के लिए कौन सा अपमान दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा दिवस मनाया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब से? 1 से 6 अप्रैल 1919 तक राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में कहाँ के 2 नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों कांग्रेस के
कांग्रेस के जो अधिवेशन होता था उसमें सबका खातिरदारी करते थे। तो ये 2 लोग थे जिनको पंजाब में गिरफ्तार किया गया था। किसको? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा दिवस मनाया था? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था 1 से 6 अप्रैल 1919 तक। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी, असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी किसने किसने की थी? तो इस समय लोगों ने स्थानीय मुद्दों को जोड़कर इस आंदोलन से देखा। जैसे खेड़ा और गुजरात के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई लगान के खिलाफ आंदोलन किया। तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई थी। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह आंदोलन चला था। पंजाब में अकालियों द्वारा गुरुद्वारे में बैठकर भ्रष्टाचार में संतों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था। कहाँ पे? पंजाब में अकालियों द्वारा गुरुद्वारों में संतों के द्वारा जो भ्रष्टाचार चलाया गया था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। बिहार में ब्रजकिशोर के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। बिहार में ब्रजकिशोर के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? ब्रजकिशोर के सुझाव पर जो स्वराज का मुद्दा चल रहा था उस मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया था। मजरूल हक कौन थे? तो मजरूल हक राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों के लिए खैरू मियाँ की ज़मीन पर, किसकी? मजरूल हक खैरुल मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने की थी। कब की थी? राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों के लिए, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से कौन सा अखबार लिखा गया था? तो दी मदरलैंड नामक अखबार लिखा गया था। द मदरलैंड नामक अखबार, द मदरलैंड किसने लिखा था? तो सदाकत आश्रम से निकला था। सदाकत आश्रम से निकला था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने की थी। किसने की थी? मजरूल हक ने की थी। और उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, अखबार निकाला था? तो द मदरलैंड नाम से अखबार निकाला था। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन किसका? ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ था। कब? 22 दिसंबर 1921 को। 22 दिसंबर 1921 को पटना में ब्रिटिश के युवा राजकुमार का आगमन हुआ था। उस दिन शहर में हड़तालें मनाई गई थी। उसी दिन भी शहर में क्या की गई थी? हड़तालें मनाई गई थी। 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त किया गया क्योंकि इसमें 22 पुलिसकर्मियों वालों की मौत हो गई थी। झंडा सत्याग्रह की बात करें तो झंडा सत्याग्रह कब आया था? तो झंडा सत्याग्रह 19 अप्रैल 1923 से शुरू होता है। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कब से शुरू होता है? तो झंडा सत्याग्रह आंदोलन 18 अप्रैल 1923 से शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन? झंडा आंदोलन। यह तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने झंडों को लेकर चलने पर रोक लगा दिया था। यानी कि झंडों को लेकर चलने पर रोक किसने लगाई थी? अंग्रेजों ने लगाई थी। तो उसके लिए यहाँ के लोगों ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो झंडा सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया गया था। कब? 13 अप्रैल 1923 को शुरू किया गया था। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया था? 13 अप्रैल 1923 को शुरू किया गया था झंडा सत्याग्रह आंदोलन। कांग्रेसियों ने यह आदेश मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह का निश्चय किया। कांग्रेसियों ने क्या किया? यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और नागपुर में सत्याग्रह का निश्चय किया था। अंग्रेजों ने झंडा सत्याग्रह पर रोक लगा दिया था, लेकिन कांग्रेसियों ने उनके बात को अस्वीकार करते हुए कहाँ पे सत्याग्रह का निश्चय किया? तो नागपुर में। न्यायाधीश के मनाही पर भी डीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया। यानी कि न्यायाधीश के मना करने पर भी डीएसपी ने क्या किया था? भीड़ पर हमला बोल दिया। जमनालाल बजाज समिति ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। यानी कि जमनालाल बजाज समिति ने, किसने? जमनालाल बजाज समिति ने झंडा सत्याग्रह का निश्चय कब किया था? तो 1 मई 1923 को। 1 मई 1923 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 1923 को। और इसकी जमनालाल बजाज ने कब सत्याग्रह को करने का निश्चय किया? तो 1 मई 1923 को। इसमें कई राज्यों ने भाग लिए थे, लोग भी आए थे, कई राज्यों से लोग आए थे। यह कितने दिन चला था? तो 109 दिन तक चला था। झंडा आंदोलन कितने दिन चला था? 109 दिन। और किसमें कितने सत्याग्रहियों ने भाग लिया? तो 1560 सत्याग्रहियों ने भाग लिया। तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा, किसमें आंदोलन किया गया था? तो तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा की मांग की जा रही थी। शहीद हरदेव ने तिरंगा के सम्मान में शहादत दी। किसने दी थी? तो तिरंगा के सम्मान में शहादत किसने दी थी? तो शहीद हरदेव ने। किसने दी थी? शहीद हरदेव ने तिरंगा के सम्मान में शहादत दी थी। झंडा सत्याग्रह में बिहार से लोग भेजने की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो झंडा समिति में बिहार से लोगों को भेजने की जिम्मेदारी थी राजेंद्र बाबू को थी। किसको थी? राजेंद्र बाबू की थी। हरदेव नारायण सिंह कहाँ के थे? तो हरदेव नारायण सिंह जो थे वो पटना जिले के अकबरपुर पालीगंज पथ पर तोरणी गांव के थे। कहाँ के थे? तोरणी गांव के। इनके साथ अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह नागपुर पहुंचे। किसके साथ? हरदेव सिंह, बिहारी सिंह। और कहाँ पहुंचते हैं? व्यास सिंह नागपुर पहुंचते हैं। 18 जून 1923 को गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास दिया गया। इनको कब गिरफ्तार किया गया? तो 18 जून 1923 को गिरफ्तार करके 1 वर्ष के लिए इनको जेल में बंद कर दिया गया था। माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। किसने? हरदेव सिंह ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और नागपुर जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय जेल में राजेंद्र बाबू भी मौजूद थे।
हरदेव नारायण सिंह के गांव वालों को हरदेव सिंह के शव को किसको सौंपा गया था? तो हरदेव सिंह के शव को हरदेव नारायण सिंह के शव को किसको सौंपा गया? तो राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर लेकर चलते रहे। चंद्रिका सिंह। अगली लड़ाई की तैयारी की बात करें तो असहयोग आंदोलन के समाप्त 1922 के बाद कांग्रेस का अभियान अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? गया में। 1900 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो 1922 में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? पटना में संपन्न हुआ था। गया में, पटना में नहीं, गया में संपन्न हुआ था। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदृढ़ देहातों में और रचनात्मक कार्य करने के लिए संदेश दिया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू परिषद के चुनाव में भाग लेने को क्या कहा? इस बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने को कहा। इस बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। कब? फरवरी 1923 में। स्वराज दल की पहली बैठक कहाँ हुई थी? स्वराज दल की पहली बैठक पटना में हुई थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव से स्वराज दल असफल रहा। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के आक्रोश के बीच उपजे असंतोष की भावना का फायदा उठाने के लिए आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यानी कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के आक्रोश के बीच उपजे असंतोष की भावना का फायदा उठाने के लिए किसका गठन हुआ? आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसी समय 1928 में दिल्ली में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। यानी HSRA का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। कब? 1928 ईस्वी में। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें बात कही गई है इसमें। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो थे वह औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया था। असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किसने कराया था? तो सैंडर्स ने किया था लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज सैंडर्स ने किया था। किसने किया था? सैंडर्स ने किया था। बैकुंठ शुक्ल जन्म गुजरात बैकुंठ शुक्ल कौन थे? इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, जवाबपुर गांव में हुआ था। 1923 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय गिरफ्तारी पटना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सक्रिय गिरफ्तारी पटना में। 1931 में रिहा इरविन समझौते के तहत बाद में HRS के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बने। कौन? बैकुंठ शुक्ल।